बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और जनाब वेलकम बैक लेक्चर नंबर 7। और ये हमारा जो सा लेक्चर नंबर 7 है, हमारा जो सा लास्ट लेक्चर है। और इसके बाद जो सा हम लोग ओ एस पी एफ से, या ओ एस पी एफ कह रहा हूँ, आई सी एन डी से फारिग हो जाएंगे। यानी हमारा सी सी एन ए वर्जन 2.0 जो सा है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। ये मेरा जो पेन है ये सही से काम नहीं कर रहा, उसकी वजह यह है कि प्रॉब्ली मेरे जो लैपटॉप है वो बहुत ज़्यादा बिजी है। लेट मी डिसेबल इट्स वायरलेस। ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने ओ एस पी एफ नहीं पढ़ना। ठीक है। अगर हमने ओ एस पी एफ नहीं पढ़ना तो इस लेक्चर का नाम ओ एस पी एफ क्यों है, वैसे ही मजाक मजाक किया मैंने आप लोगों के साथ। ठीक है। तो पहले बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर आप कहाँ रह गए, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं रह कहाँ पे गया, कि मैं इतने दिन करता क्या रहा। मैंने और अब्दुल्ला ने मिल के एक दिन हम बैठे हुए और हमने ये वीडियो बनाई, तो मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये हम लोगों ने अपने हाथ से पेन से वैक्यूम बैम्बू के साथ बनाई है, फ्रेम बाय फ्रेम बनी है वीडियो। और ये वीडियो आप देख के खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे क्या है। ये एक्चुअली हमारी ट्रायल थी कि ये वीडियो बनती कैसी है, क्योंकि ये अब्दुल्ला का एक छोटा सा प्रोजेक्ट था कि हाउ द कार्टून्स आर मेड। तो हमने ये फ्रेम बाय फ्रेम ये वीडियो बनाई है, इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया। एनीवे सो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये एनिमेटर सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोगों ने बनाई है। तो इस वजह से मेरा लेक्चर जो सा है ये सी सी एन ए का जो एंडिंग है वो थोड़ी डिले होगी। तो वापस अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो लेक्चर नंबर 7 है और आज हमने जो है ओ एस पी एफ पढ़ना है। ओ एस पी एफ मल्टी एरिया ओ एस पी एफ। मगर इस लेक्चर को पहले मैंने पूरी स्लाइड्स बना ली। उस स्लाइड्स बनाने के बाद मुझे मैंने कहा यार मैं अपना पुराना ओ एस पी एफ तो पढ़ के देखूँ, जो मैंने ओ एस पी एफ पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। तो जब मैंने उसको चेक किया तो आई वॉज अमेज्ड। मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ जो का पार्ट। तो उसकी रीज़न ये थी कि उसके अंदर मैंने जो सा ओ एस पी एफ पढ़ाया, ओ एस पी एफ के अंदर फिर आपको सिंगल एरिया पढ़ाया उसके अंदर। और लेक्चर नंबर 10 या 11 के अंदर जो आई सी एन डी 2 का है उसके अंदर मैंने आपको मल्टी एरिया भी पढ़ाया, जिसमें सिर्फ रेंज की कमांड है। राउ आई पी समराइजेशन भी पढ़ाई, सारा कुछ पढ़ाया। सो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ मी री इन्वेंटिंग द व्हील। अगर आपने वो चीज़ पढ़ ली है तो आज के लेक्चर में आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। तो इससे आगे चलते हैं। तो एक्चुअली थोड़ा सा रिवीजन है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। ओ एस पी एफ रिवीजन हमें पता है, ओ एस पी आर एफ सी 2328 है। अगर आप में से किसी को आर एफ सी पढ़ने का शौक है तो पढ़ लें, क्योंकि ओ एस पी एफ इज़ अ वेरी कॉमन राउटिंग प्रोटोकॉल, बहुत जगह यूज़ हो रहा होता है। मगर मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है कि सिस्को ने ई आई जी आर पी को भी लाइक नॉन प्रोपराइटरी कर दिया है। तो अब कितनी कंपनीज इसे अडॉप्ट करती हैं, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। हमें पता है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, शॉर्टेस्ट पास फर्स्ट एल्गोरिदम पे काम करता है, डिजकेस्ट्रा एल्गोरिदम जो डॉक्टर डिजकेस्ट्रा ने इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है। और उसके अंदर फिर मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने आप लोगों को डिटेल में दिखाया कि एक राउटर अपने आप को टॉप पे रखता है और पूरी टोपोलॉजी को उसी तरह इन्वेंट करता है, और वो शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम उस तरह रन करके तमाम पर सी पी यू यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। उसका कॉन्स क्या है, उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, कि वो सी पी यू यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है। ठीक हो गया। आगे फिर उसके बाद हमने देखा लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट होती है आफ्टर एवरी 30 मिनट्स। राउटर जो से अपने एडजेसेंट राउटर्स को वो एडवर्टीजमेंट भेज रहा होता है और आपस में हेलो पैकेट शेयर कर रहे होते हैं। हेलो पैकेट नॉर्मली हर 10 सेकंड के बाद शेयर हो रहा होता है, अनटिल अनलेस आपके पास एन बी एम ए टाइप या फ्रेम रिले टाइप नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस टाइप का नेटवर्क हो, एन बी एम ए। ठीक है। जो लाइक दिस तरह का अगर इसमें एक ब्रॉडकास्ट करे तो तमाम राउटर्स को मिलती है। उसके अंदर हर 30 सेकंड्स के बाद ये हेलो पैकेट भेज रहा होता है। हेलो पैकेट्स के अंदर क्या कॉन्टेंट्स होते हैं मेरे ख्याल में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और ये जो एल एस ए लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट है उसकी बेस पे एल एस डी बी लिंक स्टेट डेटाबेस बनाई जाती है। हर राउटर अपने पास तमाम लिंक्स की डेटाबेस बना के रखता है। और उसके बाद शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम हमें पता है, राउटर आईडी का हमें पता है कि राउटर का जो सा है हर वो इंटरफेस जिसका बिगेस्ट आईपी एड्रेस है उसको एज अ राउटर आईडी यूज़ करता है, अनटिल अनलेस आपने मैन्युअली असाइन किया हुआ हो। और उसके अलावा क्या है कि अगर आपके पास कोई लूप बैक इंटरफेस है तो फिर उसको प्रेसिडेंस मिल जाती है, लूप बैक इंटरफेस के आईपी एड्रेस को एज अ राउटर आईडी यूज़ करता है। शो आईपी यूएसपीएफ नेबर्स आपको नेबर्स दिखाता है। डी आर नॉट अ बी डी आर और डी आर अदर्स, ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने कहा आज डिस्कस कर लें। और इसको इसको क्विकली लैब में दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। एनबीएमए नेटवर्क नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क, या आप समझ लो फ्रेम रिले टाइप के जो नेटवर्क्स हैं अभी अब कितने एग्जिस्ट करते हैं आई हार्डली नो। क्योंकि नॉर्मली जब आपके पास मैं आपसे जब राउटर्स की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ यूं दो राउटर्स और उनके बीच में लिंक है, ये तो पी टू पी लिंक हो गया ना। ऐसे नेटवर्क्स तो बहुत मिलते हैं। अगर कभी आपको कोई ऐसा नेटवर्क मिल जाए जिसमें एक स्विच है और उसमें सारे राउटर्स आपस में कनेक्टेड हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो हमारे लिए मसला हो जाता है। क्या मसला होता है? राउटर कैसे काम करता है? राउटर के ऊपर इधर 10 का नेटवर्क लगा हुआ है, ठीक है, और उसने
ये नेटवर्क डाउन हो गया, तो इन तमाम राउटर्स ने क्या किया होता है, एक दूसरे के साथ नेबर रिलेशनशिप बनाए होते हैं, ठीक है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसी तरह सी के भी तमाम के साथ रिलेशनशिप होंगे, डी के भी तमाम के साथ नेबर रिलेशनशिप होंगे, नेबर्स होंगे सब आपस में एक दूसरे के। तो क्या होगा, जिस तरह ये 10 का नेटवर्क डाउन होगा तो ये राउटर जो सा है इमीडिएटली लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट भेजेगा कि आई कैन नॉट टेक यू टू नेटवर्क 10, और वो जो सा है वो ये लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट सी को भी भेजेगा, ई को भी भेजेगा, बी और डी को भी भेज देगा। अब जिस तरह बी को मिलेगा, बी कहेगा ओ ओ मेरे पास कोई एडवर्टीजमेंट आई है, मैंने उसे अपने नेबर्स के पास भेजना है, और इस तरह बी जो सा है वो इन 3 जगहों को भेज देगा, और जिस तरह सी के पास आएगी तो सी भी इसी तरह 3 के पास भेज देगा, और ई है वो भी इसी तरह सबके पास भेज देगा। तो उससे क्या हो जाएगा, ये सारे का सारा मैस क्रिएट हो जाएगा। अब इस मैस को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं कि जब ये राउटर्स आपस में एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम लोग जो से है वो डी आर और एनबीएमए नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर, हमारी टोपोलॉजी ऐसी है कि जिसमें हम सारे एक दूसरे को देख सकते हैं, और हम में से कोई भी एक चीख मारेगा तो वो समझेगा अच्छा मेरे पास आई, अब मैं अपने सब लोगों को बताऊं, तो इट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो ये आपस में इलेक्शन करके एक राउटर को डीआर बना देते हैं और एक को बीडीआर बना देते हैं। अब अगर नेट राउटर ई के पीछे 10.x का नेटवर्क लगा हुआ और वो डाउन हो जाता है, तो राउटर ई इसकी अपडेट बी और डी को भेजेगा और किसी को नहीं भेजेगा। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये कि नेटवर्क के अंदर लूप क्रिएट ना हो, और फिर डी आर जो है डेजिग्नेटेड राउटर है वो तमाम नेबर्स को अपडेट करेगा। ठीक हो गया। इनका जब जब इस तरह के राउटर्स का आप राउटिंग शो आईपी ओएसपीएफ नेबर्स देखोगे तो इसके अंदर इसका फुल रिलेशनशिप तो यहाँ स्टैब्लिश हुआ होगा, मगर नॉन फुल रिलेशनशिप जिसे हम टू वे रिलेशनशिप कहते हैं वो नहीं बनेगा इन डी और सी के साथ। तो उससे क्या होगा कि फुल नेबर रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं होगा, इसलिए वो सी और डी को राउटर ई सी और डी को अपना डायरेक्ट नेबर नहीं समझेगा, वो समझेगा कि ये मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, मैंने अपनी अपडेट सिर्फ ए और बी के पास भेजनी है, और ए और बी की जिम्मेदारी है सी और डी को अपडेट करना। उसकी वजह से फिर ये लूप्स क्रिएट नहीं होंगे। इसी तरह अगर वो ई के पास से अगर से नेटवर्क 10 डिलीट हो गया और उसने ये अपडेट ए और बी को भेजी, और बी या ए में से फॉर एग्जांपल ए अपडेट कर देता है सी का राउटिंग टेबल और डी को भी अपडेट भेजता है, तो डी कभी भी वो अपडेट ई को नहीं भेजेगा या सी को नहीं भेजेगा। वो अगर उसने अपडेट करना होगा तो वो फिर ए या बी को भेजेगा, और ए बी को पता होगा कि हमने कहाँ कहाँ अपडेट भेजी हुई। तो नेटवर्क के अंदर लूप क्रिएट नहीं होगा, मगर दैट इंप्लाइज विद द टोपोलॉजी। ठीक है, P2P नेटवर्क के अंदर आपको डीआर बीडीआर की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, जीएनएस में अगर आपने इसकी लैब करनी हो तो आप एक स्विच लें और उस स्विच के साथ जो है वो 4 राउटर्स लगा दें, तो वो आपको सारा कुछ दिखा देगा। इसलिए मैं आपको क्विकली एक जीएनएस की लैब बनाता हूँ। ये रफ सी लैब मैंने बनाई है कि ये एक स्विच है, उसके साथ 3 ये जो से मैंने राउटर लगा दिए, और इन चारों राउटर्स को आपस में मैंने कनेक्ट कर दिया। और अगर मैं अब आपको राउटर 1 के ऊपर लेके जाऊं, ये ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ मैं भी आपको थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, और मैं आज थोड़ा सा तेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और दूसरी बात ये कि ये सारी रिवीजन है, सो देयर इज़ नो पॉइंट। मुझे लग रहा है कि हम सीसीएनए में बहुत ज़्यादा जो से है वो फंस गए, हम सीसीएनए से बाहर ही नहीं निकले अभी तक। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ब्रेक द शेल एंड कम आउट टूवर्ड्स एनीथिंग न्यू। व्हाट न्यू? CCNA, security or CCNP. Anyway, तो we have a good news which might not be a good news but will work out. वो मैं आखिर में डिस्कस करूँगा। अच्छा, तो मैंने क्या करना था, एक्साइटमेंट देखें मेरी। शो IP OSPF नेबर्स। ठीक है, ये मुझे देखो मेरे नेबर्स दिखा रहा है, वो मुझे बता रहा है कि ये जो राउटर 5 है, ये राउटर 5 का IP एड्रेस है। ठीक है, ब्रिज ID करके आप राउटर 5, ठीक है, फुल है, और BDR फुल BDR, और राउटर 2 और राउटर 3 और 4 जो से है वो नॉन BDR है, DR अदर है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं से फॉर एग्जांपल राउटर 4 के अंदर चला जाता हूँ और शो OSPF नेबर और एंटर करता हूँ, ये देखें वो बता रहा है राउटर 1 जो है उसका डेजिग्नेटेड राउटर है। ठीक है, और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, और राउटर 3 जो सा है वो DR अदर है। ठीक है, यानी फुल स्टेट नहीं है उसकी, फुल नेबर स्टेट नहीं है, वो 2 वे स्टेट है। आपकी बुक के अंदर उसको थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में बताया हुआ, मगर इन शॉर्ट में आपको बताता हूं कि इस टोपोलॉजी में वापस में जो उस डायग्राम में ही आना पड़ेगा। पेन किधर गया? कि इस राउटर का इसके साथ रिलेशनशिप, या इस राउटर का इसके साथ रिलेशनशिप, या इस राउटर का इसके साथ रिलेशनशिप फुल नहीं है, फुल स्टेट में नहीं है। ठीक है, वो 2 वे स्टेट में। दिस इज व्हाट इट इज शोइंग हियर। ठीक है, 2 वे। इसके अंदर वो यानी अपडेट जो है वो DR BDR को भेजेगा, इसके पास नहीं भेजेगा।
तो दैट इज़ द सिंपल टोपोलॉजी डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने शो SPF नेबर्स देख लिया, शो SPF डेटाबेस देख ली। डेटाबेस के अंदर तमाम लिंक्स और राउटिंग लिंक की स्टेट्स वगैरह की इंफॉर्मेशन होती है। और शो IP राउट हमें पता है, शो IP OSPF नेबर्स पता है, ठीक है। अगर कोई राउट जो सा है वो O से डोनेट हुआ होता है तो इसका मतलब वो OSPF का राउट है। IA से होता है तो इंटर एरिया राउट्स हैं। और अगर बिल्कुल ही बाहर से आ रहे होते हैं तो वो बाहर से, अब मैं किस तरह समझाऊँ आप लोगों को कि ASBR ऑटोनमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, मगर ऑटोनमस सिस्टम बॉर्डर राउटर आपकी डिटेल में नहीं है और टाइप्स आपकी उसमें नहीं है, मगर मैं क्विकली आपको थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अच्छा जी, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे OSPF। कैसे पढ़ेंगे OSPF इज, अब आप लोग ने बहुत CCNA पढ़ लिया, आपने अपने मैनेजर को कहा कि मुझे CCNA बहुत आता है, ठीक है, सुबह शाम CCNA आता है और मैं राउटिंग प्रोटोकॉल का बहुत एक्सपर्ट हो गया हूँ। आपके मैनेजर ने कहा ठीक है, हमारे पास 10 राउटर्स हैं और उनका नेटवर्क बना दो, ठीक है। आपने क्या किया, आपने जी एक OSPF राउटर लिया, उस पर आपने कहा कि भाई मैंने एक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना है, ठीक है। और उस राउटर का जी साथ कोई 2 राउटर्स और है, ठीक है। ये आपस में आपने कहा कि मुझे ना कोई रिलायबल नेटवर्क बनाना है, ठीक है, तो आपने ये बना दिया, ठीक है। उसके बाद आपके मैनेजर ने कहा कि यार अब इससे आगे भी चलें हम थोड़ा, तो आपने कहा ठीक है हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। और मैंने क्या किया, हमारे पास ये जी 4 राउटर्स का एक एरिया है, ठीक है, ये कुछ ऐसे कनेक्टेड हैं आपस में, और ये फिर एक और किसी कंट्री के अंदर या किसी और लोकेशन के अंदर जियोग्राफिकली भी डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये कोई 4 सेट ऑफ राउटर्स है, मगर ये इतना रिजिलियंट नेटवर्क नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब उसने कहा कि भाई ये जो हमारा जो हेड ऑफिस है इसके साथ, या ये जो कंट्री जिसके अंदर हमारे हेड ऑफिस रन हो रहे हैं, इन सब के साथ कनेक्ट करना। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, हम कनेक्ट कर लेते हैं। और मैंने जो सा है इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब इस नेटवर्क के अंदर, ये जो ब्लू कलर का नेटवर्क था, इस नेटवर्क के अंदर हमारे पास रफली से फॉर एग्जांपल 60 नेटवर्क्स चल रहे थे, ठीक है। और इसके अंदर जो से हैं, ये जो छोटा सा नेटवर्क था नॉन रेजिलियंट है, इसमें रेजिलियंस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर इसके अंदर 100 नेटवर्क्स चल रहे हैं। अब ये 100 और 60 नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन इधर राउटिंग टेबल्स में इधर भी जाएगी, से फॉर एग्जांपल इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी। तो ये जो राउटर्स हैं, और अगर इधर से कोई लिंक अप या डाउन होता है तो वो तमाम राउटर्स जो से आपस में डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। हमने क्या किया, हमने कहा जी अच्छा, मैंने CCNA के अंदर पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट था इस कॉल्ड एरियाज। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि इसको जो सा है हम एरियाज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये एक एरिया बना दिया हमने, इसको कहा हमने इसको एक एरिया बना दिया, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने बड़ी डिटेल में पढ़े हुए हैं, ठीक है। हमने इसको एक एरिया बना दिया, ठीक है। हमने कहा कि भैया ये जो एरिया है, हमने इसको कहा जी एरिया 20, ठीक है। और इस ब्लू वाले को कह दिया हमने जी एरिया 10, और हमने इसको कह दिया ये हमारा एरिया 0, ठीक है। और एरिया 0 जिस तरह आपको पता है उसको बैकबोन एरिया कहते हैं, ठीक है। और एक ऐसा राउटर जो दोनों एरियाज के अंदर बैठा हुआ है, तो मैं इस जगह पे यही भी BDR लग रहा है, ये भी BDR, इस राउटर को ना सॉर्ट ऑफ यहाँ इन द मिडल होना चाहिए था। तो हमने कह दिया ये जो राउटर हैं जो 2 एरियाज को आपस में जोड़ रहे हैं, इस कॉल्ड एरिया बॉर्डर राउटर। इस एरिया के राउट्स की इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, इस एरिया को इस एरिया के राउट्स की इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, मगर एरिया 0 के पास तमाम नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और OSPF का डिज़ाइन रिकमेंडेशन ये कहती है कि तमाम एरियाज जो से हैं वो आपस में सारे के सारे एरिया 0 को कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है। आप में से कुछ लोग कह रहे हो व्हाट इफ कि मैं एक नेटवर्क डिज़ाइन कर रहा हूँ और मेरे पास कोई ऐसा एरिया है जो एरिया 0 से कनेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं आपको अगर स्ट्रिक्टली कहूं तो मैं आपको कहूंगा नहीं जी, आप इसको कनेक्ट कर ही नहीं सकते। से फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एरिया 0 है और उसके साथ आपने ये जी 4 एरियाज में ला दिए, एरिया 10, 20, 30, 40। अब आपके पास कहीं यहाँ पर एक एरिया आ गया, मगर आपने इस एरिया से गुजार के लाना है, तो मैं आपको कहूँगा नहीं जी ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। मगर उसके अंदर फिर जो है वो वर्चुअल लिंक्स के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि वर्चुअल लिंक क्रिएट करके और इस लिंक को जो है एरिया 0 से जोड़ा जा सकता है, बट इट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ CCNA। ये CCNA में नहीं डिस्कस करेंगे, हम CCNP जब पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो हमने क्या किया, एरिया बॉर्डर राउटर बना दिया। अब एरिया बॉर्डर राउटर से होता ये था कि 100 के 100 नेटवर्क्स के राउट्स इधर आ रहे हैं, 60 नेटवर्क्स के राउट्स इधर आ रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ यार इन सारों के राउट्स की ना कोई समरी बना के भेज दो मेरे पास, ठीक है। तो हमने एरिया बॉर्डर राउटर OSPF के अंदर सिर्फ 2 सेट ऑफ राउटर्स ऐसे हैं जो समराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। मगर समराइजेशन की
कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है, कि कंटीजियस राउट हो तो हम उसे समराइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास एक राउट हो 1.1.1.1 और एक हो 2.1.1.1, एक 3.1.1.1 और फिर एक 100.10.1.10। ऐसे राउट्स को आप कंटीजियस राउट्स नहीं है, आप इसको समराइज नहीं कर सकते किसी तरह, ठीक है, अंटिल आप 000 कर दें ठीक है। तो इस चीज ये काम जो है हमारा एरिया बॉर्डर राउटर पे हो रहा होता है, बजाय इसके कि वो 60 के 60 राउट्स आए, मैं 60 राउट्स को समराइज करता हूं तो आई विल एंड अप एज 5 राउट्स बन जाते हैं मेरे पास, ठीक है। मैंने कहा जी ये 5 राउट्स जो से हैं मैं समरी राउट के जरिए इस राउटर के पास पहुंचा देता हूँ। इसकी हमने एक लैब की हुई है OSPF का, जिसे मैंने लेक्चर बताया हुआ है, और सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वहां पे एरिया 10 रेंज और रेंज की कमांड के साथ वो समरी राउट दे देना, ठीक है। मगर उसको करने के लिए आपको समराइजेशन पढ़नी पड़ेगी, और मेरे ख्याल में मैंने उस लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में बताया। जिस टाइम मैं उस टाइम वो लेक्चर पढ़ा रहा था तो मैंने जो सा है मल्टी एरिया का कॉन्सेप्ट उस टाइम CCNA में नहीं था, मगर मैंने आदत से मजबूर होकर आपको उसमें भी बताया। तो लैब उधर की हुई है हम लोगों ने, इसलिए मुझे देयर इज नो पॉइंट ऑफ मी अरेंजिंग द लैब अगेन हेयर कि भाई यहाँ मैं दोबारा लैब बनाऊं और आप लोगों अगर उस सीक्वेंस में पढ़ते आ रहे हैं जिस सीक्वेंस में मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए हैं, ICND 1 पढ़ा, ICND 2 पढ़ा और उसके बाद न्यूअर ICND 1 पढ़ा, नियर ICND 2 पढ़ा, दैट्स एनफ, ठीक है। और अगर इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आप एक दफ़ा दोबारा वो CCNA के OSPF 1 और OSPF 2 पढ़ें तो आप ये कहेंगे ये देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ मी रीडिंग इट, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में उसे बताया हुआ, मैंने वो एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ डिज़ाइन को हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो सा ABR राउटर जो है ना आपका, वो एरिया बॉर्डर राउटर जो है वो आपका समराइज करके दे देगा राउट्स, ठीक है। और आपके जो कोर है फिर उसका राउटिंग टेबल स्वेल नहीं करेगा, बड़ा नहीं होगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे भी जो राउटर आपका ABR होगा वो नेटवर्क जो 100 नेटवर्क्स हैं, से फॉर एग्जांपल उसके समरी राउट जो हैं 6 या 7 बनते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि 100 नेटवर्क के समरी राउट जो है एक भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि आपके पास उधर एड्रेसिंग कैसी की हुई है आप लोगों ने, उसका समरी करने के बाद आप इधर दे देंगे। तो एक्चुअली जो 160 राउट्स की जगह मेरे पास रफली 11 राउट्स मेरी कोर में पड़े हुए होंगे, सो दैट वुड बी मोर ईजियर, ठीक है। और उसके बाद एक और टाइप ऑफ राउटर जो सा आपकी बुक ने डिस्कस नहीं किया हुआ इज कॉल्ड ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर जो सा है वो कोई ऐसा राउटर होता है जो किसी और ऑटोनोमस सिस्टम से कनेक्ट हो रहा है और मे बी वहाँ पे EIGRP चल रहा है, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट है राउटिंग के अंदर इज कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि एक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर से राउट्स निकाल के दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर पहुंचा देना, इस कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहा होता है वो आपका ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर है और वो भी राउट समराइजेशन कर सकता है, ठीक है। सिर्फ ये 2 राउटर्स ऐसे हैं जो आपके ऑटोनोमस सिस्टम आपके राउट समराइजेशन करते हैं OSPF के अंदर। एरियाज की फिर फर्दर टाइप्स हैं वो आपकी बुक ने डिस्कस नहीं की हुई, मेरे ख्याल में वो उन्होंने वो CCNP लेवल पे छोड़ा हुआ और हम CCNP में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड। मेरे ख्याल में दैट इज़ मोर देन एनफ कि जो आपको पेपर पास करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये सिंगल एरिया हमने कहा जी बैकबोन 0 हमारा जो प्राइमरी OSPF जब बनाना है तो आपने एरिया 0 बनाना है और उसके बाद बाकी एरियाज बनाना है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है, ये बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि किसी ने भी, हम लोग एक्चुअली बीइंग टेकी ना ये बात समझते नहीं है। बियॉन्ड द स्कोप ऑफ CCNA में नहीं है, मगर ये आप लोगों को करियर में बहुत सारी चीजें सीधी करने में मदद देगा। एक चीज होती है बिजनेस, ठीक है। ये जो IT डिमांड है ना ये बिजनेस ड्राइव करता है, ठीक है। IT अपग्रेड, अगर आपकी कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है तो आपका IT इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा, और जब आपका IT इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा तो फिर आप न्यू किट्स या न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकते हैं। अगर आपकी कंपनी है उसका लॉस में जा रही है और आप अपने IT हेड के पास जाके कहते हैं नहीं अब जो सा है मेरे पास पहले से, फॉर एग्जांपल मैं छोटी एग्जांपल लेता हूँ कि 3750 लगा हुआ था स्विच, ठीक है, 3750 बड़ा स्विच है, आप कहें नहीं जी मुझे तो 6500 चाहिए, उसके बगैर काम नहीं हो सकता, ये एथिकल नहीं है। अगर आप किसी नेटवर्क इंजीनियर के पास जाओ और उसे कहो जी हमारे पास इतना बजट है तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहेगा हमें बड़े स्विचेस चाहिए, उसके दिमाग पे उस टाइम जो चीज़ छाई होगी ना वो डिमांड करेगा, वो बिजनेस नीड नहीं देखेगा, ठीक है। मुझे एक जगह काम करने का मौका मिला, ठीक है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इतना बड़ा नहीं था मगर उनका जो टेकी था वो बहुत लालची था, क्योंकि ज़ाहिर हर बंदा अपना करियर ग्रोथ, आई कैन फुली अंडरस्टैंड कि हर बंदा अपने करियर ग्रोथ की बात कर रहा होता है, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल उसके पास जो है ना 150 सर्वर्स लगे हुए थे, उसका हेड IT ने उससे बात की, उसने कहा जी ये 150 सर्वर्स हैं और हमने 5 सर्वर्स या 10 सर्वर्स और ऐड करने हैं इस साल में, 5 सर्वर्स और मेरे ख्याल में 5 एक और मीडियम साइज सर्वर, रफली 10 सर्वर्स ऐड हो रहे थे।
उस टेकी ने अपने हेड आईटी को फंसाया हुआ था। उसने कहा जी ये जो 3750 है ना वो कैपेबल नहीं है, और हमें ना मिनिमम 6500 चाहिए, और 6500 की जो रफली कॉस्ट मैं यानी बड़े प्यार मोहब्बत से 6500 लगा रहा हूँ, ठीक है। और वो 6500 आ गए थे उस टाइम तक। रफली जो सा है वो 40 to 50 ग्रैंड, मैं पाउंड्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है। 40 से 50 हज़ार पाउंड का आएगा। वो हेड आईटी सर पकड़ के बैठा हुआ है कि वो अब ये समझ रहा है कि भाई ये वाकई इसकी रिक्वायरमेंट है, मगर वो टेकी को 6500 दिमाग पे सवार हुआ था और कोई मसला नहीं था। बहरहाल उसने एक आउटसोर्सिंग कंपनी से बात की, उसने कहा यार ये मैं एवेल्यूएशन करवा लूँ। वो खैर मेरे पास आ गई, और मैंने जब उसको देखा तो मैंने कहा यार अगर आप 150 सर्वर 3750 पे चला रहे हैं, वाई डोंट यू स्टैक दम। तो 3750 को स्टैक करें, और 150 अगर आपने पहले चलाए हुए हैं तो 10 और चलाने में क्या मसला होता है, ठीक है। हमने बहरहाल उस नेटवर्क की कैपेसिटी एनालिसिस किया और वी डिडंट पुट 6500, और दैट टेकी वाज नॉट वेरी हैप्पी विद अस। मगर बिजनेस ड्रिवन होना चाहिए, ठीक है। पर पॉइंट ये था कि कुछ लोग क्या करते हैं अगर उनके पास 5 या 6 राउटर्स का नेटवर्क होता है तो वो अपनी सीसीएनए की लैब कराने के चक्कर में एक राउटर को एरिया 0 में रख देते हैं और बाकी 3 को एरियाज 1 के अंदर रखते हैं। हालांकि इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क होते हैं और उनके पीछे जो सा कुछ इतना लगा हुआ भी नहीं होता। तो लैब जो सी है वो लैब के अंदर किया करें, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ना किया करें, ठीक है। लैब एनवायरमेंट कंट्रोल्ड होता है। डोंट अफेक्ट योर बिजनेस, डोंट अफेक्ट योर एम्प्लॉयर, ठीक है। सो दिस इज जस्ट द एथिकल मैसेज, ठीक है। तो लाजिम नहीं होता, मगर कुछ कुछ जगह पे कंस्ट्रेंट भी आ जाते हैं। कुछ जगहों पे कंस्ट्रेंट आ जाते हैं जब आप को पता है कि से फॉर एग्जांपल इस राउटर के पीछे जो है ना कोई 50 डिफरेंट सबनेट्स चल रहे हैं, एंड यू डोंट वांट दिस 50 सबनेट्स टू मैस अप द एरिया 0, तो फिर आप उसको एरिया सब डिवाइड करवा सकते हो। समझ आती। उसके बाद आगे चलते हैं। हम ओएसपीएफ से जान छुड़ा चुके हैं, अब हम आगे जी। अच्छा, ओएसपीएफ के अंदर एक बात और बताना भूल गया कि जो मैंने कमांड भी यहाँ पे लिखी हुई थी आपके के लिए, अच्छा जी, ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ, ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ, ठीक है। यानी जब आपका नॉर्मल राउटर जो है ओएसपीएफ है, वो आपकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करता है, 100 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ इन एमबीपीएस, ठीक है। अगर आपके पास 10 एमबीपीएस का लिंक है तो कॉस्ट वैल्यू 1 आएगी, 100 एमबीपीएस का लिंक है तो कॉस्ट वैल्यू 1 आ जाएगी। अब 1 जीबीपीएस का लिंक है, कॉस्ट वैल्यू 1, और तमाम की कॉस्ट। तो आपका ओएसपीएफ जो है मोर देन 100 फास्ट इथरनेट के अलावा किसी भी लिंक की कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता। उसके लिए आपको जो रेफरेंस बैंडविड्थ है, ये जो 100 ऊपर आ रहा होता है, उसकी वैल्यू चेंज करने के लिए ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ की कमांड चेंज करने, तो आपका राउटर जो है वो ओएसपीएफ की आपके कॉस्ट एवेल्युएशन जो है वो कर सकेगा, ठीक है। वो राउटर ओएसपीएफ 1 और यहाँ पे जाके ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ, ठीक है, मेगाबिट्स पर सेकंड, और यहाँ पे रेफरेंस बैंडविड्थ कर दो जी, से फॉर एग्जांपल 1000 कर दी या 10,000 कर दी, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द लिंक। 10 जीबीपीएस के लिंक के ऊपर आप ओएसपीएफ रन कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको मेरे लेक्चर सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेटर लेक्चर सुनने की ज़रूरत है। मेरे लेक्चर में वो क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपके पास 10 गीग के लिंक चल रहे हैं और जिस राउटर के वैन लिंक्स हैं वो, और आपके पास ओएसपीएफ रन हो रहा है, तो डेफिनेटली यू वुड नो मच ओएसपीएफ देन मी। एनीवे, आगे चलते हैं। 3G 4G वीसेट, सिस्को ने ये चीज़ डाल दी, और जब मैंने ये कोर्स आउटलाइन पढ़ी, आई वाज वेरी एक्साइटेड जब ये CCNA वर्जन 2 के अंदर ये कोर्स आउटलाइन आई। मैंने कहा जी उस्ताद मज़ा आ जाएगा। मगर मैंने जब बुक ओपन की तो उसके अंदर ट्रस्ट मी 3G और 4G का सिर्फ 1 पैराग्राफ, रफली 1 पेज, और वीसेट के ऊपर 1 पेज, दैट्स इट, नो मोर देन दैट। तो अब उस 1 पेज के अंदर मुझे ये नहीं समझ आई मैंने पढ़ाना क्या है और क्या छोड़ना है, ठीक है। अगर मैं प्रॉपर 3G और 4G या टेलीकम्युनिकेशन पे जाएं तो हम लोग एज सच एक पूरे के पूरे टॉपिक की बात कर रहे हैं, बल्कि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं, मगर मसला ये है कि यानी मेरा एक्सपोजर एज सच इतना नहीं है, मगर मेरे पास जो बंदा है वो थोड़ा ढीला है टेलीकॉम का, तो मैंने उसे रिक्वेस्ट की थी, उसके साथ मसला है, इस वजह से वो नहीं कर सका। और वी सेट इज़ अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, यूरोप और उस साइड के वर्ल्ड पे यूज़ नहीं होती, ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, ऐसे कंट्रीज़ में यूज़ हो रही होती है जहाँ पे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं होता। मुझे कपल ऑफ ट्रेनिंग्स करने का मौका मिला है वी सेट के ऊपर, तो अब मुझे ये नहीं पता कि मैं इन तमाम तीनों चीज़ों को कैसे बंडल अप करके आप लोगों को बताऊं, क्योंकि आपको लिटरली उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, CCNA का एग्जाम पास करने के लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 3G 4G थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी डिफरेंस यहाँ पर है कि आपके जो ये वीडियो सिग्नल, ये आपके जो मोबाइल या टेलीफोन सिग्नल जो से हैं वो आपको टावर जो से आपको ट्रांसमिट कर रहा होता है, और हर टावर के नीचे एक राउटर लगा होता है। राउटर जो है वो आपके ISP से कनेक्टेड होता है, और 3G में आपको कम स्पीड मिलती है, 4G में काफ़ी बेहतर स्पीड मिल रही होती है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको 3G 4G का कंपैरिजन बताऊं, तो मेरे पास जो है एन ईयर एगो 3G कनेक्शन था, और 3G कनेक्शन की रफली स्पीड जो सी आपको 4 से 5 Mbps मिल रही होती है डाउनलोड। ठीक है, और 4G अगर आपके पास बहुत अच्छे सिग्नल हैं तो आपको 60 Mbps भी मिल रही होती है। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट लाइंग। मुझे मेरे ख्याल में अपने ना आईफोन की स्नैपशॉट पिक्चर लेने के बाद ना यहाँ लगानी चाहिए थी। ठीक है, होल्ड करें, मैं अभी आपको लेकर आता हूँ फिर पिक्चर, फिर ही आप मेरी बात मानेंगे। वेलकम बैक। इट टुक मी सम टाइम टू कॉपी द पिक्चर। ये speedtest.net है। ठीक है, और आप लोगों को यहाँ से अंदाज़ा हो गया होगा जो लोग इस कंट्री में रहते हैं। ठीक है, और लुक एट दैट स्पीड, लुक एट दैट स्पीड। ठीक है, मगर दैट डिपेंड्स, अगर ये अभी मैं थोड़ा और करीब होता है टावर के तो इट विल गो अप टू 60 इज़ द बिगेस्ट रिकॉर्ड। ठीक है, सो ये यानी आपको 4G के ऊपर ये स्पीड मिलती है। ठीक है, तो इससे फारिग होने के बाद मैं आपको अगली चीज़ बताता हूँ जी, VSAT। VSAT क्या है? वेरी स्मॉल अपर्चर ट्रांसमिशन। ठीक है, आपके पास जी एक सेटेलाइट डिश होती है। ठीक है, और उसके ऊपर जौन सा है वो उसकी कम्युनिकेशन हो रही होती है सेटेलाइट के साथ। ठीक है, और वो आप यूजिंग दैट जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जो है आप लोग कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक है, आपके पास फिर VSAT से कम्युनिकेट करने के लिए IDUs ODUs होते हैं, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट्स होते हैं, और दो लोकेशन जो बहुत फार हों या दो लोकेशन जो ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आप लोग कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो फिर आप लोग VSAT को यूज़ करते हैं। और इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट भी यूज़ होता है, इस कॉल्ड कि आपके पास VSAT की एक हब होती है, और तमाम जो स्टेशन जो से हैं आपके लाइक 100 या 200 डिफरेंट लोकेशंस होती हैं वर्ल्ड वाइड, जिनके पास सारी जगह डिश लगी हुई होती है, वो सारी की सारी उस सेटेलाइट पे जा रही होती है, और सेटेलाइट से सारी कम्युनिकेशन आपके पास आ रही होती है। इसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है VSAT का, इज़ दैट इट नीड नेचुरल टाइम डिलेज हैं, लाइक 250 to 500 मिली सेकेंड्स का टाइम डिले है VSAT का, क्योंकि सिग्नल ने पूरे सेटेलाइट तक जाना, सेटेलाइट से वापस आना है, तो वो नेचुरल डिले होता है उसके अंदर। ठीक है, और दैट इज़ इट। तो दिस इज़ ऑल व्हाट you need to do, you need to learn to pass your CCNA एग्ज़ाम। तो एक्चुअली मैंने अगर पूरी कोर्स आउटलाइन को तसल्ली से देखा जाए तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर कर ली है। ठीक है, वंस अगेन मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मुझे ज़रा क्विकली वेबसाइट खोल लेने दें। तो अगर आप वीडियो लाइब्रेरीज़ के अंदर जाएं तो आपने पहले ICND 1 पूरा पढ़ना है, फिर ICND 2 पढ़ना है, फिर नए वाला ICND 1 पढ़ना है। इसकी जगह मुझे ICND 1 वर्जन 2 लिखना चाहिए था, और ICND 2 वर्जन 2 मैं इसको आज चेंज करके ICND 1 वर्जन 2 और ICND 2 वर्जन 2 कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लोगे तो आप CCNA एग्ज़ाम के लिए रेडी हो। और अगर मैं आप सिस्को की वेबसाइट के ऊपर जाएँ तो ये 90 मिनट्स का एग्ज़ाम है, पूरे का पूरा CCNA, 50 से 60 क्वेश्चन है, और रजिस्टर आपने करना है Pearson VUE की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, और रिव्यू योर एग्ज़ाम क्वेश्चन, एग्ज़ाम ट्यूटोरियल के बारे में, एग्ज़ाम टॉपिक्स। ठीक है, एग्ज़ाम टॉपिक्स के अंदर 6% एग्ज़ाम ऑपरेशन ऑफ IP डाटा नेटवर्क के बारे में है, 20% एग्ज़ाम लैब स्विचिंग टेक्नोलॉजी के बारे में है, 20% IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6। बिफोर यू सिट इन द एग्जाम मेक श्योर यू नो IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6, और IP वर्जन 4 के अंदर सबनेटिंग, सुपरनेटिंग सारा कुछ आना चाहिए। IP राउटिंग टेक्नोलॉजीज, OSPF, EIG, RP, RIP, IP सर्विसेज के अंदर क्या ये डिटेल देता है ये देख लेते हैं। DSCP के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ACLs की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नेम्ड ACL, वन वे नेट हमने सारा पढ़ा हुआ है, FHRP सिस्को बहुत फोकस कर रहा है इस चीज़ के ऊपर, सो मेक श्योर यू नो अबाउट दैट। SNMP वर्जन 2 वर्जन 3, सिसलोग आउटपुट सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने ना पढ़ी हो। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आ जाता है नेटवर्क डिवाइस सिक्योरिटी। नेटवर्क डिवाइस सिक्योरिटी वो SSH टाइप की चीज़ें। ठीक है, स्टिकी मैक एड्रेस हम लोगों ने पढ़ा है, पोर्ट सिक्योरिटी पढ़ा है, ACLs पढ़ा है। ठीक है, और ट्रबल शूटिंग और वैन टेक्नोलॉजी। तो आप लोग देख रहे हो कि आपने अगर एग्जाम में मेन फोकस करना है तो ट्रबल शूटिंग हर टॉपिक के साथ है। वैन टेक्नोलॉजीज, अब ये देखें, वैन टेक्नोलॉजीज के अंदर मेट्रो, ईथरनेट, VSAT, सेलुलर टेक्नोलॉजी, MPLS, T1, E1, DSL, फ्रेम रिले, केबल, VPN, ये सारी चीज़ें वो है जो हम लोगों ने डिस्कस की हुई है। एक एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, नो नथिंग मोर देन दैट। ठीक है,
PPPoE हम लोगों ने डिस्कस किया, वैन सीरियल कनेक्शन, PPP के बारे में मोस्टली क्वेश्चंस हैं एग्जाम के अंदर, मगर दैट इज जस्ट 10% ऑफ एग्जाम। 20% 20 एंड 20 10 20 30 40 50 60 70 80 86% एग्जाम, 86% एग्जाम। लैंड स्विचिंग टेक्नोलॉजी आपको पता होना चाहिए, स्पैनिंग ट्री, OS स्पैनिंग ट्री लूप्स और ये वो, IP एड्रेसिंग का पता होना चाहिए, IP राउटिंग टेक्नोलॉजीज का पता होना चाहिए और ट्रबल शूटिंग का पता होना चाहिए। ये आपने कर लिया, यू आर थ्रू द एग्जाम, ठीक है। बाकी ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये तो कोई मसला नहीं है। तो देख लें आपका IP वर्जन 4, लैंड स्विचिंग, IP राउटिंग और ट्रबल शूटिंग, दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू, ठीक है। और व्यू एग्जाम डिटेल, अगर आपने एग्जाम डिटेल देखनी है तो आप एग्जाम डिटेल्स में जा सकते हैं, और रिव्यू योर एग्जाम क्वेश्चन, टाइप ऑफ एग्जाम क्वेश्चन कैसे से आएंगे, तो ये आप लोगों को सारा पता होना चाहिए एग्जाम क्वेश्चन किस किस्म का होगा। ये मैं बहुत दफ़ा ट्यूटोरियल दे चुका हूँ, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ मी आस्किंग टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। आप लोग प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हैं, प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से लोग ये पूछते हैं, ये ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, ठीक है। इस तरह के 3 या 4 क्वेश्चन हैं एग्जाम के अंदर, और यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। से मुझे अभी तक याद है, मुझे जब मैंने शुरू में एग्जाम दिया था CCNA में 1999 की बात बता रहा हूँ, तो मुझे एक इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, राउटर पर रिप ऑन करना। एंड ऑलवेज मेक श्योर जब आप ये इस तरह के सिमुलेशन एग्जाम कर रहे हो जिसमें राउटर की कंसोल दी हो, तो राइट मैम ज़रूर करना है बैंक। और ये आपकी दोबारा समरी आ गई, ठीक है, वही सारी चीज़ें, ठीक है, कि आपकी ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों ने डिस्कस की हुई है। अगर खुदा न खास्ता कोई एक ऐसा टॉपिक जो मैंने डिस्कस नहीं किया और रह गया, तो आपने क्या करना है, बुक पकड़ें और रीड कर लें, ठीक है। लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। OSP ऑफ वर्जन 3 डिस्कस किया हुआ है। राउटर ID आज हमने डिस्कस कर ली, राउटर ID पहले भी है, राउटर ID कमांड से राउटर ID दे देते हैं, ठीक है। और इसी तरह VLANs हो गया, ठीक है, और EIGRP हमने देख लिया, CP देख लिया, नेम्ड एक्सटेंडेड ACL मैंने अपनी तरफ से बेस्ट शॉट दी है। बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है आप CCNA कब करना चाहते हैं, अब करना चाहते हैं या पहले थोड़ा सा रिलैक्स करके करना चाहते हैं, या थोड़ा और हैंड्स ऑन करके करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। मगर ये लेक्चर पढ़ने के बाद एक दफ़ा बुक को स्किम थ्रू कर लीजिएगा, शायद अगर एक आधा पैराग्राफ या कोई एक आधा छोटा सा टॉपिक रह गया तो यू कैन कवर इट अप, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, दुआओं में याद रखें। और वंस अगेन अगर आपको कोई टेक्निकल क्वेश्चन है तो उर्दू IT अकेडमी के डिस्कशन फॉर्म के ऊपर या फेसबुक के मेन पेज पे, फेसबुक पे पर्सनल मैसेज ना कीजिएगा, लिटरली आई एम नॉट रीडिंग इट, ट्रस्ट मी आई एम नॉट रीडिंग दोज मैसेजेस, ठीक है। खुश रहें, दुआओं में याद रखें, नई सीरीज़ में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।